Hello everyone, welcome to my channel. So here we are continuing complex integration. ज़्यादा उतना भी बाकी नहीं है. Already we have covered the initial parts like how to integrate for a complex variable in between a range और कोई एक given path के ऊपर कैसे करना है वो हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में कवर किया. फिर सेकंड लेक्चर में कुछ थ्योरम्स का रिजल्ट हम लोगों ने कवर किया जिनके मदद से हम लोग क्वेश्चंस को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं. जैसे मतलब वहाँ पे तो जो था दैट वाज कॉशीज थ्योरम एंड कॉशीज थ्योरम से जनरेट हुआ कुछ रिजल्ट्स, कुछ स्टेटमेंट्स, प्रॉपर्टीज़, कुछ भी बोलो, जिनकी मदद से हम लोग आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, कुछ पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ क्वेश्चन को. फिर थर्ड लेक्चर जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इन सभी में से अभी तक के लिए, वो था कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला. क्योंकि हमें क्वेश्चंस ऐसे भी पेपर में देखने को मिलता है कि डायरेक्टली दे विल से कि प्रूफ यूजिंग या फिर फाइंड द वैल्यू यूजिंग कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला. तो इन दैट केस हमें वो वैसे भी जानना है या फिर कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए भी हमें कॉशीज इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करना होता है इंटीग्रेशन के लिए, मोस्टली क्लोज्ड कॉन्टूर इंटीग्रेशन के लिए. तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था. अभी हम लोग इन दिस लेक्चर हम जो हम कवर करेंगे दैट इज सीरीज एक्सपांशन. अब सीरीज़ को एक्सपांड करने के लिए दो टाइप का सीरीज़ या फिर दो टाइप का थ्योरम हमारे सिलेबस में हमें देखने को मिल जाएगा. एक है टेलर्स थ्योरम, टेलर सीरीज़, जो हम ऑलरेडी करते हुए आ रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर से. बहुत बार हम लोगों ने देखा है, हम लोगों ने सीखा. वही सेम चीज़ है, एग्जैक्टली सेम कॉपी पेस्ट है यहाँ पे उसी टेलर थ्योरम का. सिर्फ डिफरेंस क्या है कि सर वहाँ पे जो वेरिएबल्स था वो रियल वेरिएबल्स था, रियल वैल्यूज़ था. यहाँ पे कॉम्प्लेक्स वेरिएबल है, कॉम्प्लेक्स वैल्यूज है, बस इतना डिफरेंस है और कुछ नहीं, बाकी सब सेम है. एक और करेंगे दैट इज लॉरेंस थ्योरम. तो एंड लॉरेंस सीरीज क्या कहा जाता है उसको, एंड लॉरेंस सीरीज जो जिस थ्योरम के ऊपर बना हुआ है दैट इज लॉरेंस थ्योरम. बस ये दोनों करेंगे तो स्टेटमेंट्स देखेंगे, फॉर्मूला देखेंगे, मतलब ये जो स्टेटमेंट है वो देखेंगे, एंड इनके साथ हम लोग जो करेंगे दैट इज कॉल्ड कुछ क्वेश्चंस बना लेंगे सो दैट थिंग्स विल बी डन. चलो, तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट थ्योरम दैट इज टेलर्स थ्योरम. अब है क्या लिखा है टेलर्स थ्योरम में कि if fz is a function and analytic function within a circle C. तो अभी यहाँ पे थ्योरम में कर्व का पाथ का जो नेचर एकदम फिक्स्ड कर दिया गया है दैट इज अ सर्कल दैट इज C विथ अ सेंटर एट अल्फा. ठीक है, तो बेसिकली एक सर्कल है जिसको हम लोग C से डिनोट कर रहे हैं एंड इसका जो सेंटर है दैट इज अल्फा. देन एट ईच पॉइंट z इनसाइड C के अंदर कोई भी पॉइंट पे, C के अंदर कोई भी पॉइंट z पे, अगर हम फंक्शन को एक पॉलिनोमियल के फॉर्म में अगर लिखना चाहें, इन टर्म्स ऑफ पॉलिनोमियल ऑफ z अगर अप्रॉक्सीमेट करना चाहें, तो हम उस फंक्शन को fz फंक्शन को लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से. और ये फॉर्म ऑलरेडी हम लोगों का जाना पहचाना फॉर्म है, हम लोग पहले भी लिख चुके हैं फर्स्ट सेमेस्टर में, वही सेम है. क्या होता था अगर याद करोगे तो एफ अल्फ़ा, फिर यहाँ पे हुआ करता था एक्स माइनस अल्फ़ा, नहीं हुआ करता था वहाँ पे ए हुआ करता था, यहाँ पे अल्फ़ा है बस और कुछ नहीं, मतलब है तो सेम ही चीज़. और दूसरा ये वहाँ पे एक्स था जो कि रियल वैल्यू था, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स है तो दैट इज़ वाई जेड है और कुछ नहीं. ठीक है, बाकी सेम एग्जैक्टली सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे फॉलो हो रहा है. दैट इज एफ अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा बाई 1 फैक्टोरियल इंटू डैश अल्फ़ा जेड माइनस अल्फ़ा का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश. ये अल्फ़ा नीचे आएगा वैसे अल्फ़ा. फिर ऐसे करते करते nth, दिस इज द nth पावर टर्म, nth डिग्री टर्म. लेकिन क्योंकि ये एक अच्छा ये यहाँ पे एक चीज़ यहाँ पे रखना, क्योंकि हम लोगों ने वैसे दोनों ही टाइप किया था फर्स्ट सेमेस्टर में, दैट इज़ फाइनाइट सीरीज़ एंड इनफाइनाइट सीरीज़. फाइनाइट सीरीज़ ये तब होता अगर ये nth टर्म तक ये रुक जाता तो, लेकिन देखो उसके बाद भी डॉट 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 है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जब यहाँ पे जो बात करते हैं दैट वी टॉक अबाउट इनफाइनाइट सीरीज़, है ना, तो वो चलते जाएगा, है ना. तो बस ये है और कुछ नहीं, सिर्फ हमें सिंपली ये फॉर्म याद रखना है और कुछ नहीं. बाकी हम तो अभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ही, सो उसमें तो देखेंगे, सो देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ इट. ठीक है, आ जाओ फिर. अच्छा, साइन जेड से ये क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. हालांकि यहाँ पे सिर्फ 2014 लिखा हुआ है, लेकिन मैं बता दूँ ये और भी बहुत सारे ईयर्स पे
ये क्वेश्चन आ चुका है। एंड एक बार मैं ये भी याद दिला दूँ, फर्स्ट सेमेस्टर में भी जब ये टेलर्स मैक्लॉरेंस का क्वेश्चन हुआ करता था तो मैं वहाँ पे कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है जिनको मैं एक्सपांड करना, जिनका एक्सपांशन वैसे एक्सपांड ही करना है और कुछ नहीं, सीरीज़ में एक्सपांड करना है फंक्शन को और कुछ नहीं, यही काम है, एक्सपांड करना है इन टेलर सीरीज़। और एक अबाउट व्हाट वो भी बता देगा क्वेश्चन में, और यही एग्जैक्ट यही क्वेश्चन हुआ करता था फर्स्ट सेमेस्टर में। तो मैंने वहाँ पे बता दिया था कि कुछ पर्टिकुलर टाइप ऑफ फंक्शन है, कुछ पर्टिकुलर फंक्शंस है जिनका एक्सपांशन हमें बिल्कुल क्लियरली पता होना चाहिए। उनमें से एक आ भी गया था इन फर्स्ट सेमेस्टर, जैसे कि एक तो हो गया साइन जेड, दूसरा हो गया कॉस जेड, ई टू द पावर जेड, ठीक है, लॉग ऑफ 1 + z, और है ना, इतना काफ़ी है। ये कुछ फंक्शंस है जिनका एक्सपांशन हमें अमूमन देखने को मिल जाता है, जनरली देखने को मिल जाता है, राइट। तो ये ज़रूर इनका एक्सपेंशन ज़रूर अच्छे से कर लेना। मैं साइन जेड यहाँ पे दिखा रहा हूँ, सेम तरीके से इन सभी का एक्सपेंशन होगा, ठीक है। आ जाओ फिर इसको थोड़ा सा लिख के सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन एज इफ जेड इक्वल्स टू साइन जेड इज एनालिटिक, ये लिख लेना, ठीक है। पहले इज एनालिटिक फॉर ऑल फाइनाइट वैल्यूज, of z. So if z is equal to sin z is analytic in the neighborhood, मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, डू नॉट वरी, पहले लिख लो, इन द नेबरहुड ऑफ द पॉइंट, जो क्वेश्चन में पॉइंट दिया हुआ है, दैट इज z इक्वल्स टू π/4, ठीक है। मतलब कुछ उतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं, ये सिर्फ याद रखना, ये वाला लाइन यही बोला जा रहा है कि टेलर्स थ्योरम को अप्लाई करके टेलर सीरीज में एक्सपांड करने के लिए फंक्शन को जो है वो एनालिटिक होना पड़ेगा। कहाँ पे, है ना, एफ जेड जो फंक्शन है दैट इज साइन जेड। देखो हमें पता है कि साइन जेड एक एवरीवेयर डिफरेंशिएबल फंक्शन है, बहुत प्यारा फंक्शन है, कंटिन्यूस फंक्शन है, कहीं पर भी डिफरेंशिएट कर दो हो जाएगा आराम से। तो साइन जेड इज डेफिनेटली एन एनालिटिक फंक्शन, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट के आसपास, कहीं पर भी पूरा रेंज, पूरा स्पेक्ट्रम के ऊपर ये एनालिटिक है। तो अगर पूरे स्पेक्ट्रम के ऊपर ये एनालिटिक है तो देयरफॉर कोई भी एक पर्टिकुलर पॉइंट जो कि क्वेश्चन में मेंशन रहेगा उसके आसपास, उसके नेबरहुड में, मतलब उसके आसपास, उसके इर्द गिर्द में, तो डेफिनेटली एनालिटिक होगा। तो बस इतना कंफर्म कर लेना है कि जो फंक्शन गिवन है, एंड हालांकि वो होगा डेफिनेटली, अगर क्वेश्चन में बोल रहा है कि टेलर सीरीज से एक्सपांड करो, टेलर थ्योरम लगाओ, तो डेफिनेटली जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन होगा, जो पॉइंट क्वेश्चन में मेंशन होगा उसके आसपास डेफिनेटली एनालिटिक होगा। तो सिर्फ ये एक फॉर्मेलिटी है, लेकिन ये लिख लेना होता है शुरू में, ताकि मतलब जो कि थोड़ा सा पर्टिकुलर है सॉल्यूशन को लेके, तो उनको हम लोग सेटिस्फाई कर सके, और कुछ नहीं, ठीक है। ये लिख लेना बस, ये कुछ प्रैक्टिसेस है जो हमें करना चाहिए, ठीक है। ये लिख लेना, फिर उसके बाद कंटिन्यू करना। सो द टेलर सीरीज एक्सपेंशन, सो द टेलर्स सीरीज expansion of fz about z equals to π/4 is, क्या होगा, हमें सिंपली ये टेलर सीरीज का ये फॉर्मूला फॉलो करते हुए चलना है, ये थ्योरम का स्टेटमेंट फॉलो करते हुए चलना है, ठीक है। तो क्या करूँगा, इसको एक बार लिख लो, मैं नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है। क्या करना है, ये जहाँ जहाँ पे अल्फ़ा दिखे वहाँ पे π/4 पुट कर दो, ठीक है, और कुछ नहीं। और हाँ, पहले कर लो, अच्छा पहले मैं लिख लेता हूँ इस फॉर्मेट में। तो एफ जेड इक्वल्स टू मुझे क्या मिल जाएगा, एफ ऑफ π/4 प्लस
z माइनस पाई बाई 4 इंटू एफ डैश ऑफ पाई बाई 4 प्लस z माइनस पाई बाई 4 होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल एफ डबल डैश ऑफ पाई बाई 4 प्लस डॉट 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 प्लस nth टर्म लिखेंगे, फिर उसके बाद डॉट डॉट दे देंगे फिर से, ये होल टू द पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल एफ n पाई बाई 4 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है, हो गया डन। ओके देखो ये मैंने लिख लिया, लेकिन अभी हम जब इसको अभी अब क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हुए चलना है। और वो कैसे, देखो हाँ, तो यहाँ पे एफ क्या है मेरा, मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, तुम लोग अलग से इसको कैलकुलेट कर लेना, फिर यहाँ पे पुट करना। एफ अगर साइन जेड है, ठीक है, एफ अगर साइन जेड है तो एफ ऑफ पाई बाई 4 कितना होगा, साइन पाई बाई 4, दैट मीन्स 1/√2। साइन पाई बाई 4 मतलब 1/√2। ठीक है, चलेगा। ओके तो अगर एफ जेड साइन जेड है तो एफ डैश जेड क्या होगा, कहाँ पे लिखें, यहीं पे लिख देते हैं, नीचे नीचे लिख देते हैं। एफ डैश जेड क्या होगा सर, कॉस जेड। मुझे चाहिए एफ डैश पाई बाई 4, तो कॉस पाई बाई 4 1, वो भी 1/√2। ठीक है, एफ डबल डैश क्या होगा, माइनस साइन जेड, तो एफ डबल डैश पाई बाई 4 कितना होगा, -1/√2 एंड सो ऑन एंड सो ऑन। ठीक है, तो जो जब हम फाइनल आंसर लिखेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है हम ये nth टर्म लिखे, हम शुरू के 3-4 टर्म्स लिख दे, मोर देन इनफ है। ठीक है, तो इसके नीचे हम लोग लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू, अब वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखो एफ पाई बाई 4 का वैल्यू क्या मिल गया हमें, 1/√2, तो मैंने लिख दिया 1/√2 प्लस इसकी जगह पे ये जो है सो है, इसको हम लोग कुछ टच नहीं करेंगे, z माइनस पाई बाई 4 लिमिट एफ डैश पाई बाई 4 कितना मिला, 1/√2 लिख दिया। फिर नेक्स्ट टर्म z माइनस पाई बाई 4 का होल स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल इंटू -1/√2, है ना। एफ डबल डैश पाई बाई 4 हमें -1/√2 मिला था, लिख दिया। बस और नहीं लिखना है, तीन लिख दिया, एक और लिख दो, वैसे 4 टर्म लिख दो काफ़ी है, nth टर्म तक लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं। ये हो गया होल टू द पावर 4 नहीं, होल क्यूब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल, और ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी माइनस कॉस जेड, राइट। सो माइनस कॉस जेड मतलब अगेन -1/√2। ठीक है, बस। और इसके बाद एक स्टेप और कर दो, सिर्फ 1/√2 को कॉमन लेके छोड़ दो, या फिर यहाँ पर भी छोड़ सकते हो, तब भी फुल मार्क्स मिलेगा। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं है इसमें। दैट्स इट, ये हो गया आंसर, और कुछ नहीं करना है। तो काम यही करना है, जो फंक्शन क्वेश्चन में गिवन है उसका 3-4 डेरिवेटिव निकाल लो। एक तो जो वैल्यू गिवन है, जो पॉइंट गिवन है, उस पॉइंट पे उस फंक्शन का वैल्यू निकाल लो। फिर उसके फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर तक डेरिवेटिव कर लो, उनका वैल्यूज निकाल लो, वही गिवन पॉइंट पे। फिर चुपके से जो टेलर सीरीज का फॉर्मूला है वहाँ पे पुट कर दो, बस खत्म हो गया। टाटा बाय बाय, गुड नाइट। सही है, इतना इजी है। ठीक है, अच्छा चलो एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो ये थोड़ा सा हटके क्वेश्चन है, टेलर सीरीज एक्सपांशन करना है इसका। जो फैमिलियर जो कर्व्स है, साइन जेड कॉस जेड हो गया, उससे थोड़ा सा अलग है, इसलिए मैंने ये रखा है यहाँ पे ये क्वेश्चन। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे सेम तरीके से। ओके, सो क्वेश्चन क्या है कि एक्सपांड दिस फंक्शन एफ जेड इक्वल्स टू, कुछ विचित्र फंक्शन है, कोई दिक्कत नहीं, z+1 बाई z-3 इंटू z-4 इन अ टेलर सीरीज अबाउट द पॉइंट z इक्वल्स टू 2। ठीक है, ऑल्सो फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। ये एक इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है इस पार्ट का, जो हमें लॉरेंस सीरीज में भी दिखेगा। सो विल डू दैट, विल कम टू दैट, बट फॉर द टाइम बिंग हमें इस फंक्शन को एक्सपांड करना है इन अ टेलर सीरीज, कीपिंग इन माइंड कि हमें z इक्वल्स टू 2 के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखो z इक्वल्स टू 2 के रेस्पेक्ट में एक्सपांड करने का मतलब क्या पता है, कि मान लो ये है रियल एक्सिस और ये है इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, क्योंकि z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहा हूँ। तो जो सॉल्यूशन जब हम लोग स्टार्ट करते हैं ना इसका, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन का, जहाँ पे ऑरिजिन पे एक्सपांड करने के लिए नहीं बोला जाता है,
z इक्वल्स टू 2 समवेयर अराउंड इधर होगा, मैं मान के चल रहा हूँ, है ना। चलो ये ले लेते, मैं ये z का एक्सिस ले लेता हूँ, तो ये है z इक्वल्स टू 2 पॉइंट, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम इसको ऑरिजिन में शिफ्ट करके हम इसको एक्सपांड करेंगे। दैट मीन्स, तो बताओ कि अगर ये z इक्वल्स टू 2 है और अगर मुझे 2 यूनिट्स लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होना है, तो बेसिकली ये पॉइंट क्या हो जाएगा मेरा, z माइनस 2 हो जाएगा, राइट। अगर मुझे ऑरिजिन पे आना है, दैट इज अबाउट जीरो मुझे एक्सपांड करना है। z इक्वल्स टू 2 है, मुझे राइट हैंड साइड में जीरो चाहिए। क्या बोला मैंने, मुझे राइट हैंड साइड में जीरो चाहिए, तो मुझे करना क्या होगा, मुझे उस 2 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा और मुझे ये मिल जाएगा z माइनस 2 इज इक्वल टू 0। ये कर लेना होता है जब भी कोई नॉन जीरो पॉइंट में हमें एक्सपांड करने को बोले, राइट हैंड साइड को जीरो कर लो। और करने के बाद तुरंत ये जो यहाँ पे जो नया वेरिएबल मिल रहा है, ऑरिजिन शिफ्टिंग मतलब ऑरिजिन पे शिफ्ट करने के बाद, पॉइंट शिफ्टिंग के बाद, लेटरल शिफ्ट के बाद, उसको कोई एक दूसरा वेरिएबल u वगैरह ले लो, बस इतना काम होता है और कुछ नहीं। अब हम यहाँ पर भी वही सेम करेंगे। तो आ जाओ फिर सॉल्यूशन में, आ जाओ सॉल्यूशन के ऊपर, ठीक है। मैं इसको हटा देता हूँ, ये भी फिलहाल रहने दो, अदरवाइज मैं बाद में हटा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तो सॉल्यूशन पे आ जाते हैं। क्या लिखना है, लेट z माइनस 2 इज इक्वल्स टू u, अभी जो मैंने बताया। तो फिर z क्या है, z इज u प्लस 2, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या चाहिए हमें, ये तीनों टर्म चाहिए, z प्लस 1, z माइनस 3 एंड z माइनस 4, ये तीनों टर्म चाहिए इन टर्म्स ऑफ u, ठीक है। सो देयरफॉर z प्लस 1 क्या हो जाएगा फिर, दैट इज u प्लस 3, z साइड में लिखता हूँ, z माइनस 3 क्या हो जाएगा फिर, u माइनस 1 एंड z माइनस 4 क्या हो जाएगा, u माइनस 2। सही है, मैंने जो जितने भी टर्म्स हैं फंक्शन में, मैंने उस सभी टर्म्स को z से u में कन्वर्ट कर दिया है, z से u में कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। अभी तो फिर ये फंक्शन क्या बन रहा है, एक बार लिख लेते हैं। सो देयरफॉर दिस इज इक्वल टू, क्या बनेगा, u प्लस 3 रहेगा ऊपर, डिवाइडेड बाय z माइनस 3 कितना मिला, u माइनस 1 इंटू z माइनस 4 कितना मिला, u माइनस 2, ठीक है। ओके, अब ना हम इसको ब्रेक करेंगे, और ये ब्रेक करने का वही पुराना टेक्निक है जो हम लोग इंटीग्रेशन में किया करते थे, है ना, फ्रैक्शन में। तो हम क्या कर लेंगे, a बाई यू माइनस 1 एक कर लेंगे, प्लस b बाई यू माइनस 2 कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हम a और b का वैल्यू निकालना चाहते हैं, हम करेंगे। तो फिर एलसीएम कर लेते हैं। एलसीएम कर लेने से क्या दिख रहा है हमें, u माइनस 1 इंटू यू माइनस 2, और ऊपर आ जाएगा, है ना, a इंटू यू माइनस 2 प्लस b इंटू यू माइनस 1। ये तुम लोग करते थे इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन का वो जो फ्रैक्शनल वाला पार्ट था, फ्रैक्शन करके कुछ था, स्पेशल फ्रैक्शन टाइप और समथिंग लाइक दैट, है ना। अच्छा, अब देखो, अब समझना कि ये दोनों इक्वल है। कौन दोनों सर, ये इक्वल्स टू साइन लेके ही चल रहा है, ये एंड ये दोनों इक्वल है। और अगर इक्वल है, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है, तो डेफिनेटली इन दोनों का न्यूमरेटर भी मुझे सेम मिलना चाहिए, और मिलेगा भी, राइट। ओके, वेरी गुड। सो देयरफॉर u प्लस 3 इज इक्वल्स टू a इंटू यू माइनस 2 प्लस b इंटू यू माइनस 1। हो गया, डन हो गया। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे a और b का वैल्यूज निकालना है, और यहाँ पे a और b का वैल्यू निकालने के लिए u का वैल्यू पुट करके ये करना होता है। तो देखो, समझना, अभी अगर मैं यहाँ पे u इक्वल्स टू 2 पुट कर दूँ इस पूरे इक्वेशन में, u इक्वल्स टू 2 पुट करने से क्या होगा, a वाला टर्म गायब हो जाएगा, वैनिश हो जाएगा u इक्वल्स टू 2 पुट करने से, तो हमें ऑटोमेटिकली b का वैल्यू मिल जाएगा। सिमिलरली सेकंड टाइम हम लोग u इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे, जैसे u इक्वल्स टू 1 पुट करेंगे b वाला टर्म गायब हो जाएगा, हमें a का वैल्यू मिल जाएगा। इस तरीके से यहाँ पे निकालना होता है। ये भी बिल्कुल अभी तक मैं वही सेम पुराना टेक्निक्स में फॉलो करते हुए चल रहा हूँ। सो नाउ नेक्स्ट, नाउ लेट u इक्वल्स टू, मैं एक बार 2 ले रहा हूँ। सो 2 लेने से क्या मिल जाएगा, देखो LHS क्या होगा, 5 इज इक्वल्स टू, ये वाला टर्म तो हो जाएगा गायब। सो b इंटू 2 माइनस 1 मतलब सिंपली 1 मिल रहा है यहाँ पे, तो b का वैल्यू मुझे 5 मिल गया, b का वैल्यू मुझे 5 मिल गया। एंड लेट नहीं लिख सकते, लेट से लिखना टेकिंग लिखना सही रहेगा, एंड टेकिंग
q इक्वल्स टू 1। वो लेने से क्या होगा, देखो LHS क्या होगा, है ना, ये क्या होगा 1 + 3 4 हो जाएगा इक्वल्स टू ये वाला टर्म गायब हो जाएगा जैसे मैं इक्वल्स टू 1 लूँगा, 1 - 1 0 हो जाएगा और a इंटू -1 बचेगा वहाँ पे। तो a का वैल्यू जो दिख रहा है दैट इज़ -4, तो मुझे a भी मिल गया। सो देयरफॉर मेरा जो फंक्शन गिवन है z + 1 z - 3 z - 4, ये इन टर्म्स ऑफ u फ्रैक्शनल फॉर्म में क्या बना, a का वैल्यू पुट कर देते हैं दैट इज़ -4 बाई u - 1, दूसरा क्या मिला 5 बाई u - 2। रेडी है, चलो अब इसको हमें किस फॉर्मेट में लिखना है पहले मैं वो दिखा दूं, फिर मैं बताऊंगा कि मैं ये क्यों लिख रहा हूँ। अच्छा, इसके बाद इंक थोड़ा सा चेंज करके कंटिन्यू करते हैं। आ जाओ, तो देखो क्या करूँगा, पहले तो मैं यहाँ पे जो -4 है ऊपर उसको छोड़ दो, नीचे माइनस को मैं सिर्फ कॉमन ले रहा हूँ, -n कॉमन ले रहा हूँ, तो मुझे मिल जाएगा 1 - u, सही है। और इसमें क्या करूँगा 5, इसमें मैं -2 कॉमन लूँगा, तो मुझे क्या मिलेगा -2 अगर मैं कॉमन ले लूँ जस्ट नीचे से, तो ये हो जाएगा 1 - u/2। अब सर आपने ये क्यों किया, क्यों की बेटा आप समझना, अब लॉजिक यहाँ पे समझना, क्योंकि मैं यहाँ पे जो भी लीनियर टर्म्स हमें मिलेगा ये करके, और हमेशा मिलेगा लीनियर टर्म्स ही मिलेगा इन टर्म्स ऑफ u, हमेशा लीनियर टर्म्स ही मिलेगा। तो हम लोग का टारगेट है इसको जो भी टर्म्स मिलेगा उसको 1 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखने का, 1 माइनस समथिंग के फॉर्म में लिखने का। क्यों लिखना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में पहले तो ये माइनस माइनस कैंसिल कर दो, 4 जो बाहर है वो छोड़ दो, और ये जो नीचे 1 - u है इसको ऊपर लेके चले जाओ, तो ऊपर जाने से ये हो जाएगा 1 - u का इन्वर्स, माइनस यहाँ पे एडजस्ट होने से 5/2 हो जाएगा, और 1 - u/2 ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा इन्वर्स। ठीक है, क्यों, क्योंकि मुझे अगर तुम लोग को याद है ये 1 - x इन्वर्स का जो इनफाइनाइट सीरीज एक्सपांशन होता था वो करने के लिए मैंने इतना सब कुछ किया, मुझे ये वाला फॉर्मेट चाहिए। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे बेटा माइनस भी हो सकता है प्लस भी हो सकता है ना, 1 प्लस समथिंग का इन्वर्स भी मिल सकता है, कोई दिक्कत नहीं, या फिर 1 माइनस समथिंग का इन्वर्स मिल सकता है, जो भी मिले उसके अकॉर्डिंग इसको एक्सपांड कर देना है इन इनफाइनाइट सीरीज। ये भी तुम लोग का सिलेबस में हुआ करता था इन क्लास 11 मोस्ट प्रॉब्ली, इनफाइनाइट सीरीज एक्सपांशन जब जहाँ पे APGP था वहाँ पे, तो बेसिकली हम वही यहाँ पे यूज़ करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट पेज में निकलता हूँ, इधर जगह नहीं है वैसे। अच्छा, अब फॉर्मूला क्या हुआ करता था, 1 - x होल इनवर्स का फॉर्मूला क्या हुआ करता था, दैट इज़ 1 + x, सब प्लस होता है, x²/2 + x³/3 + x⁴/4 एंड सो ऑन। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये था कि एक सेकंड मैं याद कर लूँ, नहीं थोड़ा सा गलत बोला मैंने, नहीं ये बाय नहीं होता था, सॉरी ये मैं थोड़ा सा गलत बोला, ये बाय नहीं होता था, सिंपली ये था, हाँ अब ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक और पॉइंट मैं बता दूं कि ये कन्वर्जेंट होता था, ये इनफाइनाइट सीरीज कन्वर्ज तभी करता है जब, याद रखना, जब ये x का वैल्यू है ना, ये जो x है, या फिर यहाँ पे जो भी टर्म होगा वहाँ पे, अच्छा मैं लिख देता हूँ यहाँ पे 1 माइनस समथिंग का होल इनवर्स, ये कन्वर्ज तभी करेगा क्योंकि हमें रीजन ऑफ कन्वर्जेंस निकालना है, इसीलिए मैं ये पॉइंट बता रहा हूँ। ये कन्वर्ज तभी करेगा जब ये समथिंग का मॉड्यूलस लेस देन 1 हो, तब जब ये समथिंग का मॉड्यूलस लेस देन 1 हो तब जाके कन्वर्ज करता है। ये पॉइंट याद रखना कन्वर्जेंट के लिए, क्योंकि हमें ये यहाँ पे निकालना पड़ेगा। विल कम टू दैट लेटर, पहले हम लोग सीरीज बना ले। ठीक है, आ जाओ, तो फिर क्या होगा 4 इंटू, ठीक है, तो इसके ऊपर अभी हम लोग अप्लाई कर देंगे ये वाला फॉर्मूला अभी जो हम लोगों ने लिखा, तो क्या मिल जाएगा 1 + u + u² + u³ + u⁴ एंड सो ऑन। ठीक है, बहुत बढ़िया, माइनस थर्ड ब्रैकेट क्यों डाला मैंने वैसे पता नहीं, हटा ही देता हूँ, चलो -5/2, और क्या मिलेगा यहाँ पे 1, ठीक है, प्लस u/2 प्लस u²/4 है ना, u/2 का होल स्क्वायर होगा, प्लस u³/8 u/2 का होल क्यूब होगा, u⁴/16 एंड सो ऑन, u/2 का होल टू द पावर 4 होगा एंड सो ऑन। सही है,
अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना है, कैसे, जो सिमिलर पावर वाला टर्म है उनको साथ में रखते हुए चलना है, दैट इज यू के साथ यू का टर्म, दोनों यू का टर्म एक साथ होगा, दोनों यू स्क्वायर का टर्म एक साथ होगा एंड सो ऑन। तो पहले तो है कांस्टेंट वाला टर्म, दैट इज 4 माइनस 5/2, इनको मैंने साथ में कर दिया, बहुत बढ़िया। प्लस अभी हम लोग यू वाला टर्म लेंगे, दैट इज यू माइनस 5/4 हो जाएगा, है ना। ये 5/2 जब u/2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 5/4 होगा, एंड u को हम लोग कॉमन ले सकते हैं, कुछ इस तरीके से लिख दिया मैंने। वैसे अगर चाहो तो एक काम कर सकते हो, है ना, इसको ऐसे लिख सकते हो, या फिर अगर कंफ्यूजन नहीं करना है तो यहाँ पर भी 2 के स्क्वायर के मतलब 2 के पावर के फॉर्म में लिख सकते हो, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, ये भी कर सकते हो, दैट इज 2 स्क्वायर 2 क्यूब 2 टू द पावर 4 एंड सो ऑन। हमें उतना मतलब उतना डिटेल में वैल्यूज़ नहीं लिखना होता है, अगर हम लोग फॉर्मेटिंग भी फॉलो करें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 स्क्वायर मैं लिख देता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद नेक्स्ट टर्म होगा प्लस 4 माइनस 5/2 इंटू कितना होगा, ये 2 क्यूब हो जाएगा, है ना। एक बाहर एक 5/2 है और यहाँ पे 2 स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होने से ये 2 क्यूब हो जाएगा, इसके साथ रहेगा यू स्क्वायर, ठीक है। फिर मतलब इस तरीके से बाकी का टर्म्स होगा, तो लिख सकते हो आराम से। लेकिन एक चीज़ और बताऊँ कि फाइनल आंसर इसको तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो, या फिर अगर ऐसा भी छोड़ दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर 4 माइनस 5/2 भी छोड़ दोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर चाहो तो चुपके से थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ये तुम लोग के ऊपर है। लेकिन द पॉइंट इज यू तो क्वेश्चन में नहीं था, यू तो हम लोगों ने लिया था कैलकुलेशन के थोड़ा सा सुविधा के लिए। तो यू एक्चुअल में क्या था, यू था एक्चुअल में क्या था, z-2 हम लोगों ने यू लिया था। तो एंड में फाइनल आंसर को z-2 में या मतलब z में कन्वर्ट कर देना है, तब जाके जो है ये आंसर तुम लोगों का कंप्लीट होगा, तब जाके जो है तुम लोगों का आंसर कंप्लीट होगा। कुछ इस तरीके से ये हम लोगों को मिल गया एक्सपांशन इन टर्म्स ऑफ z, और रैदर एक्सपांशन ऑफ दिस फंक्शन अबाउट द पॉइंट z-2। दिख रहा है ना यहाँ पे z-2 के अबाउट में, दिख रहा है ना यहाँ पे z-2 के अबाउट में, बिल्कुल दिख रहा है। ओके चलो, लेकिन अभी भी एक पार्ट बाकी है, दैट इज ऑल्सो फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, जो मैं बता रहा था। रीजन ऑफ कन्वर्जेंस के लिए साइड में क्या कर लेना, जो कि मैंने बताया था, ये कन्वर्स तभी करता है जब ये समथिंग लेस का मॉड ऑफ समथिंग लेस देन 1 होता है। तो समथिंग क्या है, एक टर्म में समथिंग है u, ठीक है, तो मॉड ऑफ u इज लेस देन 1, एक हो गया। एंड दूसरे टर्म में समथिंग है ये महाशय, दैट इज u/2, ठीक है। तो u/2 इज लेस देन मॉड ऑफ u/2 इज लेस देन 1 हो गया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो यहाँ से तो मॉड ऑफ u इज लेस देन 1 रह रहा है, यहाँ से मुझे मिल जाएगा मॉड ऑफ u, अगर इस 2 को मैं उस साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ तो मॉड ऑफ u इज लेस देन 2 मिल रहा है, ठीक है। अब एक चीज़ समझ के देखना कि जो लेस देन 1 होगा, है ना, जो वैल्यूज लेस देन वो होगा 1 होगा, वो ऑटोमेटिकली लेस देन 2 भी हो जाएगा, है ना। तो मतलब हमें दोनों का कहने का मतलब एंड, मतलब हम दोनों का क्या बोलते हैं उसको, एंड मतलब इंटरसेक्शन लेना है यहाँ पे, राइट। तो देयरफॉर जो हमें यहाँ पे दिख रहा है दैट इज दोनों मिला के ये, ठीक है। लेकिन फिर से u तो नहीं था, u के जगह पे हम लिख देंगे z-2 इज लेस देन 1। तो ये हो गया तुम्हारा क्या, द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस। सो ऑल्सो फाइंड द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस, इसका आंसर हो गया, मतलब ये कन्वर्स तभी करेगा जब मॉड ऑफ z-2 लेस देन 1 होगा, मॉड ऑफ z-2 लेस देन 1 होगा, दैट्स इट। ये मेरा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। ओके अच्छा, ये क्वेश्चन मैंने थोड़ा सा यहाँ पे होमवर्क के लिए छोड़ा है ना, ये होमवर्क के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, ये ज़रूर करना, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था। इसके लिए वही पुराना सेम टेक्निक, विथ रिस्पेक्ट टू विच पॉइंट बोला नहीं है, तो क्योंकि यहाँ पे कुछ पॉइंट मेंशन नहीं है कि अबाउट दिस पॉइंट अबाउट दैट पॉइंट, तो हम लोग सिंपली ले लेंगे अबाउट z=0, बस। नहीं है तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, अबाउट z=0, ठीक है। तो यहाँ पे जो एक्सपांशन बनेगा, जो सीरीज बनेगा, दैट इज f0 प्लस क्या होगा फिर z/f'0 प्लस z²/2 फैक्टोरियल इंटू f'0 एंड सो ऑन, ठीक है। तो तुम्हारे पास fz है, क्या है सर, log ऑफ 1 प्लस z, log ऑफ 1 प्लस z। तो इसको इससे पहले तो इसका f0 कर लो, फिर इसके बाद f' करके मतलब डेरिवेटिव करके जो कि होगा 1/1 प्लस z, फिर उससे f'0 कर लो जो कि हो जाएगा 1। इस तरीके से सभी वैल्यूज निकाल लो, निकालने के बाद यहाँ पे पुट कर दो, मिल जाएगा तुम लोग का अपना एक्सपांशन।
एज सिंपल एज दैट, है ना, मिल जाएगा एक्सपांशन। अच्छा ठीक है। और बाय द वे याद रखना वैसे ये log ऑफ 1+z का जो रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, रीजन ऑफ कन्वर्जेंस होता है, ये याद ही रख लेना एक तरीके से, वो मैं बता देता हूँ यहाँ पे। जब मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 होता है, तो जब मॉड ऑफ z इज लेस देन 1 होता है, ये होता है रीजन ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ log ऑफ 1+z। ठीक है, क्योंकि इसी रेंज में ये फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा, इसी रेंज में फंक्शन जो है वो एनालिटिक होगा। ठीक है, तो कर लेना, आराम से कर लेना, और इसका जो फाइनल मतलब जो फॉर्म आएगा ये एक्सपांड करने के बाद, ये मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि सर ये फॉर्म आया करके। ठीक है, ओके। अच्छा, नेक्स्ट है लॉरेंट सीरीज, जो मैं बता रहा था, नेक्स्ट है लॉरेंट सीरीज। बेटा यहाँ पे ये ऊपर नहीं होगा, मैं बार बार हर एक वीडियो में बता रहा हूँ, वो बॉक्स मत कर देना, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा है कुछ लड़का लोग मतलब कोई स्टूडेंट मतलब सोचेगा कि वो एक नोटेशन है करके वो दे देगा, सिर्फ मतलब जो क्लोज्ड कंटूर इंटीग्रल होता है उसके नीचे सिर्फ पाथ लिखना होता है, सी लिख दो, C1 लिख दो, C2 लिख दो, जो भी लिख दो, लेकिन ऊपर यहाँ पे कुछ बॉक्स वगैरह मत करो। वो तो मेरा मतलब मैथमेटिकल जो यहाँ पे इंटीग्रेशन साइन है वो लिखते टाइम ऊपर वो रहता है, उसको मैं हटा नहीं पाया, इसलिए वो वहाँ पे रह गया। ठीक है, अच्छा, तो अभी क्या है, लॉरेंट सीरीज, लॉरेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये एक और थ्योरम है, दूसरा एक और सीरीज है, जिनके मदद से हम लोग फिर से कोई एक फंक्शन को एक्सपांड कर सकते हैं। ठीक है, तो स्टेटमेंट क्या बोल रहा है कि इफ z इज अ फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन, बहुत बढ़िया, इन अ रिंग शेप्ड रीजन D। ठीक है, रिंग शेप्ड रीजन D, ये समझना है यहाँ पे, रिंग शेप्ड रीजन। ठीक है, कुछ इस तरीके से एक रीजन दिखना चाहिए, रिंग शेप्ड। ठीक है, बाउंडेड बाई 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल, कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब ऐसा 2 सर्कल जिन दोनों का सेंटर सेम हो। ठीक है, तो मान लो जो बाहर वाला है इसको हम लोगों ने C1 मार्क कर दिया, और जो अंदर वाला है इसको हम लोगों ने C2 मार्क कर दिया, C1 एंड C2 विद सेंटर एट द पॉइंट z इक्वल्स टू अल्फा। तो मान लो ये जो पॉइंट है ये है z इक्वल्स टू अल्फा पॉइंट, जो है सेंटर है। सही है, या फिर मैं सिंपली अल्फा लिख देता हूँ ताकि वहाँ पे ज़्यादा भीड़ ना हो जाए, ये मैंने अल्फा लिख दिया। ओके, और क्या बोल रहा है, अब दोनों का रेडियस भी बोल दिया, एक है R1 एक है R2। तो मान लो ये जो C1 सर्कल है इसका रेडियस है R1, और ये जो C2 सर्कल है इसका, सॉरी कुछ ज़्यादा लंबा हो गया, ये जो C2 सर्कल है, जो छोटा वाला सर्कल है, इसका रेडियस है मान लो R2। ठीक है, एंड R1 इज ग्रेटर देन R2, वही दिख रहा है क्लियरली, R1 इज ग्रेटर देन R2 है। R1 हम लोगों ने बड़ा वाला जो आउटर सर्कल है उसका रेडियस लिया है, जो कि ऑब्वियसली ग्रेटर है R2 से, जो कि छोटा वाला सर्कल का रेडियस है। देन फॉर ऑल z इन D, तो सभी z के लिए, z का कोई भी वैल्यू हो उसके लिए हम लोग फंक्शन को कुछ इस तरीके से एक्सपांड कर सकते हैं। ये एक्सपांशन का फॉर्म हमें बिल्कुल याद रखना है, फॉर लॉरेंट सीरीज, फॉर लॉरेंट थ्योरम, दैट इज समेशन an z माइनस अल्फा होल टू द पावर n, समेशन bn z माइनस अल्फा होल टू द पावर माइनस n। ध्यान देना, 2 पोर्शन में डिवाइडेड होता है। और सर an क्या है, यहाँ पे an इटसेल्फ एक कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, एक वही कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन है, कॉन्टूर इंटीग्रेशन है, एंड bn भी इटसेल्फ एक कॉन्टूर इंटीग्रेशन है, जिनका फॉर्मूला हमें फिर से बता रहा हूँ याद रखना है। इस तरीके से लॉरेंट सीरीज डिफाइंड है, क्योंकि देखो क्वेश्चन में अगर कोई सीरीज मेंशन नहीं है, सिर्फ बोल देगा एक फंक्शन को एक्सपांड करने, तो तुम जो चाहे वो करो, लेकिन अगर मेंशन कर दे कि बेटा इसको लॉरेंट से ही करना है, तो लॉरेंट से ही करना है। ठीक है, ओके, तो आ जाओ फिर एक आधा क्वेश्चन सॉल्व करके देखते हैं कि सिनेरियो क्या है। ओके, सो अभी क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा कि क्या डिफरेंस क्या है लॉरेंट सीरीज़ में और टेलर सीरीज़ में, वो थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। देखो डेफिनेशन में भी ये लिखा हुआ है, मैं एक बार बता देता हूँ कि टेलर सीरीज़ एप्लीकेबल होगा जब ये जो रीजन मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, वो जब या फिर जो पॉइंट मेंशन रहेगा क्वेश्चन में, और उसके साथ जो रीजन रहेगा, जो फंक्शन रहेगा, वो एनालिटिक होगा सर्कल के अंदर, विद इन अ सर्कल। ठीक है, जो मैंने यहाँ पर भी दिखाया था। ठीक है, तो जब विद इन द सर्कल हम लोग का रीजन बन रहा है, मतलब ये अंदर का सर्कल का अंदर का रीजन जब बन रहा है, दैट विल बी अ क्वेश्चन ऑफ टेलर सीरीज,
तब उसको हम लोग एक्सपांड करेंगे यूजिंग टेलर सीरीज। और जब ऐसा रिंग शेप डायग्राम बन रहा है जैसा कि मैंने दिखाया था इन लॉरेंस थ्योरम और लॉरेंस सीरीज के लिए, इसको हम लोग एनुलस बोलते हैं, है ना, इस रिंग शेप डायग्राम को ही एनुलस बोलते हैं। और यहाँ पे ये जो डी रीजन जो मैंने बताया था, ये जो दो रिंग मतलब दो सर्कल का, दो कंसेंट्रिक सर्कल का जो बीच का जो पोर्शन है, जो रिंग शेप जो पोर्शन है उसका ये जो पोर्शन है, अगर फंक्शन इस डी रीजन में एनालिटिक हुआ तो हम लोग इन दैट केस लॉरेंस सीरीज एक्सपांशन यूज़ करते हैं, लॉरेंस सीरीज यूज़ करते हैं, लॉरेंस थ्योरम यूज़ करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो इसके लिए मैं 2-3 एक एग्जांपल देके मैं चीज़ें एक बार और समझा देता हूँ, मतलब कुछ रीजन्स में ड्रॉ करके मैं एक बार बता देता हूँ ताकि ये कंसेप्ट तुम लोगों को क्लियर होता हुआ चले। फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे पास है मॉड्यूलस ऑफ z लेस देन 1, इसका नेचर क्या होगा, कैसा दिखेगा ये मॉड्यूलस ऑफ z माइनस 1, पर ये एक्चुअल में क्या है सर, ये एक सर्कल को डिनोट कर रहा है, इट इज़ डिनोटिंग अ सर्कल। कैसे, ये एक ऐसा सर्कल है जिसका एक्चुअल में क्या है कि सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड द रेडियस इज 1 एंड द रेडियस इज 1। तो कुछ इस तरीके से एक सर्कल बनेगा जिसका सेंटर रहेगा ओरिजिन पे एंड जिसका रेडियस बनेगा 1, ठीक है, 1 यूनिट करके। ये सभी जगह पे ये जो पॉइंट्स है इधर 1,0, 0,1 एटसेट्रा, ये बन गया मेरा एक सर्कल। ठीक है, मतलब इस सर्कल का इक्वेशन होगा इन टर्म्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट इज मॉड्यूलस टू 1। और मैंने ये बहुत बार अभी दिखाया भी है एक्सप्लेन करके कि कैसे इसको x प्लस आई वाई में कन्वर्ट करके तुम लोग इस सर्कल को बना पाओगे, अदरवाइज मैंने तो डायरेक्टली भी बता दिया। अब मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रीजन कुछ इस तरीके से है, फॉर एग्जांपल 1 लेस देन मॉड z लेस देन 3 फॉर एग्जांपल। ओके, तो सर इसको हमें तो देख के पता चल रहा है दो सर्कल यहाँ पे, एक है ये वाला एक है ये वाला, और इसमें एक रिंग शेप डायग्राम बनना चाहिए। तो क्या करना, एक एक करके एक पहले सिर्फ ये वाला पोर्शन उठा लो यहाँ से, तो मॉड z इज इक्वल्स टू 1 एक इक्वेशन हमें यहाँ पे मिल रहा है जो कि एक सर्कल है, जो कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं, जिसका सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड द रेडियस इज 1 हो गया। और दूसरा पोर्शन अगर मैं ये वाला पोर्शन उठा लूँ यहाँ से, दैट इज मॉड z इज इक्वल्स टू 3, तो वो भी उसका भी सेंटर इज एट द ओरिजिन बट द रेडियस इज 3, तो कुछ इस तरीके से एक सर्कल बन जाएगा ये वाला। ठीक है, तो अभी देखो क्या है कि जो रीजन के बारे में यहाँ पे बात हो रहा है, दैट शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड शुड बी लेस देन 3। तो दैट मीन्स कुल मिला के यहाँ पे ये जो बीच का ये जो रीजन है एनुलस है, जो रिंग शेप जो रीजन है, यही है हम लोग का D, एंड इसी में ही फंक्शन जो है वो अगर एनालिटिक होगा तो हम लोग उसको एक्सपांड करने के लिए लॉरेंस सीरीज को चुपके से, बिल्कुल चुपके से यूज कर देंगे। ओके, तो ये चीज़ दिमाग में क्लियर होना चाहिए। ये है रिंग शेप्ड रीजन के लिए, एनुलस के लिए क्या, लॉरेंस सीरीज, लॉरेंस थ्योरम एटसेट्रा। और टेलर सीरीज हम लोग लगाएंगे जब सिंपली एक ही सर्कुलर रीजन मेंशन हो जिसके अंदर सर्कल जो है वो बना हुआ हो। ओके, अच्छा नेक्स्ट चलते हैं। ओके, अब थोड़ा सा एक आध क्वेश्चन बना के देखते हैं, इसमें मैं बाद में आऊँगा, पहले इससे स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर में भी आ चुका है, लाइक बहुत बार आ चुका है। अभी मेरे पास जो मार्क टर्म है वही लिख रहा हूँ, और बाद में भी आ चुका है। ठीक है, तो बहुत एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कंसेप्चुअस क्वेश्चन है। तो पहले एक बार देख लो क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि एक्सपांड द फंक्शन दिस इन अ लॉरेंस सीरीज बिटवीन द एनुलर रीजन z इक्वल्स टू 1 एंड z इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो दैट मीन्स यहीं पे ही अगर मतलब मान लो अगर ये नहीं भी मेंशन रहता, ये इस फंक्शन को एक्सपांड करना है लॉरेंस सीरीज लगा के, अगर वो नहीं भी मेंशन होता तो भी ये एनुलर रीजन का देख के क्लियर हो जाना चाहिए था यहाँ से कि सर इसमें हमें लॉरेंस सीरीज ही यूज़ करना है। सही है, ओके। तो एक बार मैं यहाँ पे रीजन दिखा देता हूँ। मॉड z इक्वल्स टू 1 मतलब एक सर्कल, इसका सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड द रेडियस इज 1, एंड मॉड z इक्वल्स टू 2 मतलब एक सर्कल, इसका रेडियस इज एट द ओरिजिन, सॉरी इसका सेंटर इज एट द ओरिजिन एंड रेडियस इज 2। ये हो गया आपका मॉड z इक्वल्स टू 2 सर्कल, एंड ये अंदर वाला हो गया आपका मॉड z इक्वल्स टू 1 वाला सर्कल। यह है ओरिजिन। तो यहाँ पे रीजन मतलब कौन से पोर्शन के बारे में बातचीत हो रहा है, यहाँ पे रीजन मतलब यहाँ पे ये जो
बाहर वाला पोर्शन है, मतलब सॉरी ये रिंग के जो अंदर वाला पोर्शन है इसके बारे में यहाँ पे बातचीत जो है वो हो रहा है। मैं थोड़ा सा मार्क कर दूं। ठीक है, तो यहाँ पे इसके अंदर अगर फंक्शन एनालिटिक है, जो कि है डेफिनेटली, अरे बोला गया है तो डेफिनेटली होगा, ऐसा नहीं है। तो इसके अंदर फंक्शन को एनालिटिक मान के हमें इस फंक्शन को एक्सपांड कर देना है। देखो अभी एक्सपांड करने के लिए दो बचपन का दो फॉर्मूला, या फिर क्या बोल सकते हैं, हाँ फॉर्मूला बोल सकते हैं, या फिर सीरीज एक्सपांशन का जो फॉर्मूला था ये हमें बिल्कुल प्रॉपरली याद होना चाहिए। एक था 1+x होल इनवर्स एंड दूसरा था 1 - x होल इनवर्स। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही हमें मोस्टली चाहिए होगा सभी लॉरेंट सीरीज के क्वेश्चंस में, और शायद मैंने ये टेलर में भी दिखाया था। हाँ ये रहा, ये मैंने यहाँ पर भी बताया था, राइट। तो ऑलमोस्ट इसी टाइप का एक काम हम यहाँ पे करना होगा इसको सॉल्व करने के लिए। सो विल बी डूइंग दैट। ओके, आ जाओ। तो फिर कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, हाँ तो इसको एक बार मैं लिख देता हूँ। अच्छा याद रखना, जब दोनों ही मतलब जब अंदर माइनस हो, जब अंदर माइनस हो तब सभी जो साइंस है वो प्लस हो जाएगा, और टर्म्स क्या होगा 1+x² + x³ + x⁴ प्लस डॉट 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 एंड सो ऑन। ओके, एंड इसमें क्या होता है, इसमें ऑल्टरनेटिव होता है 1 - x + x² - x³ + x⁴ माइनस एटसेट्रा एंड सो ऑन। तो इन दोनों फॉर्मूला बिल्कुल याद होना चाहिए लॉरेंट सीरीज का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। और बेटा यहाँ पे एक और पॉइंट याद रख लो कि हम लोग ये एक्सपांशन कर सकते हैं ये दोनों ही, अगर मॉडुलस ऑफ x का वैल्यू <<1 हो तो, अगर मॉड x का वैल्यू <<1 हो तभी ये पॉसिबल है, वरना ये एक्सपांशन इज नॉट पॉसिबल। ओके, ये याद रखना बेटा, ये बहुत काम की चीज़ है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है जो मैं अभी दिखाऊंगा अभी क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये एक्सपांशन को करने के लिए ज़रूरी है ये 1 प्लस माइनस जो भी आप लोग लिख रहे हैं, ये टर्म जो भी तुम लोग लिख रहे हो, ये टर्म ये 1 से छोटा हो, ये इसका वैल्यू 1 से कम हो, राइट। आ जाओ अभी स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। ये तो हो गया ज्ञान की बातें। एफ जेड इज इक्वल टू 1/z-1 z-2। ओके ओके, तो अभी इसको हम ब्रेक करेंगे कैसे, वही सेम तरीका फ्रैक्शन में। चाहो तो वैसे फिर से ए बी लिख के कर सकते हो, लेकिन क्योंकि ये इजी है ये आराम से हो जाएगा। देखो मैं दिखा देता हूँ, वैसे z-1 लिख दिया, फिर माइनस z-2 लिख दिया, देखो z कैंसिल आउट होगा और ऊपर 1 ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। यही मैं बता रहा हूँ, अगर इजी है तो डायरेक्टली कर लो, अदरवाइज वही हम लोगों ने जो ए बी पकड़ के किया था ना, एक क्वेश्चन कहाँ गया, हाँ ये रहा, ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, और अगर डायरेक्टली बन रहा है तो बना लो, ऐसा नहीं है कि हमेशा वैसे ही करना हो। तो अभी हम इस माइनस साइन से इसको ब्रेक कर देते हैं। तो जैसे ही ब्रेक करेंगे हमें दो फैक्टर क्लियरली मिल जाएगा, एक है ये, दूसरा है ये। ठीक है, अच्छा अब हमें कॉमन लेना है, अब नीचे से हमें चीज़ों को कॉमन लेना है। देखो समझना, टारगेट क्या होगा, टारगेट होगा हमें नीचे मतलब 1 बाय डिनोमिनेटर में इधर में भी और इस टर्म में भी, दोनों टर्म में भी हमें आइदर 1 प्लस समथिंग या फिर 1 माइनस समथिंग के फॉर्मेट में इसको लेके जाना है, चलेगा। ओके, तो अब तुम लोग बोलोगे सर ठीक है तो फिर -2 कॉमन ले लीजिए इससे, तो आपका ये बन जाएगा 1 - z/2। ठीक है, 1 - z/2 चलेगा। और दूसरा यहाँ से तुम बोलोगे ठीक है सर -1 को कॉमन ले लीजिए, माइनस साइन कॉमन ले लीजिए, तो आपका ये बन जाएगा 1 - z, चलेगा। अच्छा, लेकिन माय पॉइंट इज ये ऐसे ही हम लोग कॉमन नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मतलब ऐसा कोई नहीं है कि हमें हमेशा ये जो कांस्टेंट टर्म उसी को ही 1 करना है कॉमन लेके, ऐसा ज़रूरी नहीं है। ये जो कॉमन हम लोग ले रहे हैं, ये जो कॉमन हम लोग ले रहे हैं, कॉमन लेते टाइम हम लोगों के दिमाग में ये पॉइंट होना चाहिए कि यहाँ पे 1 माइनस करके तुम जो भी लिख रहे हो यहाँ पे एंड यहाँ पे दोनों में इंडिविजुअली, वो चीज़ मैंने क्या बताया था तब, वो चीज़ ये वाला, वो चीज़ 1 से कम हो, उसका वैल्यू 1 से कम हो, ये दिमाग में हमें रखना चाहिए और रखना होगा, सही है। अच्छा, तो अभी जो सिचुएशन है, अभी जो दो हम लोगों ने कॉमन लेके दो बनाया, एक बार चेक कर लेते हैं, अगर ठीक है वरना हम लोग दूसरा जो है z कॉमन लेंगे इन दैट केस।
ठीक है, तो आ जाओ फिर एक बार देख लेते हैं कि सही में कि वैल्यूज कम हो रहा है कि नहीं। ओके अच्छा देखो तो अगर हम लोग इसको देखें ये एंड ये मतलब ये जो एनुलर रीजन है ये एक्चुअल में बीच में है, बिटवीन है किसके, दैट इज इन दोनों के बीच में है, बिटवीन। ये जो एनुलर रीजन है उसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 मतलब 1 से जो 1 वाला जो अंदर वाला सर्कल है उससे ज़्यादा, एंड लेस देन इक्वल्स टू 2 मतलब उससे कम। ठीक है अच्छा फॉर द टाइमिंग हम लोग इसको मान के चलते हैं ये। तो अगर ये है तो अगर मैं अभी ये वाला पोर्शन पिक करूँ, ठीक है, इसमें से तो मुझे दिख रहा है कि मॉड z इज लेस देन 2, और अगर मैं इस 2 को इस साइड डिवाइड कर दूं तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है मॉड z बाई 2 इज लेस देन 1, दिख रहा है क्लियरली। सो दैट मीन्स दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, क्योंकि वहाँ पे मुझे z बाई 2 मिल रहा है, और क्योंकि z बाई 2 जो है वो 1 से छोटा है, उसका मॉड वैल्यू अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ द क्वेश्चन, ये मॉड z बाई 2 क्योंकि 1 से छोटा है मॉडुलस वैल्यू, तो डेफिनेटली हम इसके ऊपर ये अप्लाई कर सकते हैं ये वाला सीरीज एक्सपांशन। अभी इसका देख लेते हैं, आ जाओ। अभी सर आपके पास एक और इन्फॉर्मेशन है, अभी दूसरा वाला पार्ट पिक करते हैं, ये वाला पार्ट पिक करते हैं। तो उससे हमें दिख रहा है कि मॉड ऑफ z इज ग्रेटर देन 1। तो सर इसका मतलब ये जो आपने टर्म बनाया है ना, ये जो आपने टर्म बनाया है -1 कॉमन लेके, सर ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि ये जो z है यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है वो सर ग्रेटर देन 1 हो रहा है, लेकिन हमें तो लेस देन 1 चाहिए, है ना। दैट मीन्स ये टर्म सही है लेकिन ये टर्म का कॉमन लेना सही नहीं हुआ। तो अब सही क्या होगा फिर? सर देखिए आपने यहाँ से -1 को कॉमन लेके ये बनाया था, और अभी आपके पास कॉमन लेने के लिए सिर्फ एक ही ऑप्शन अभी अवेलेबल है, दैट इज़ आप z को कॉमन ले लीजिए। तो अगर मैं z को कॉमन ले लूँ, है ना, इसमें से अगर z कॉमन ले सकता हूँ, आराम से z कॉमन ले सकता हूँ, तो मेरा ये बनेगा 1/z। अभी ये बन जाएगा मेरा 1 - 1/z। अभी एक बार और चेक कर लेते हैं कि 1/z क्या हो रहा है, लेस देन 1, इसका मॉड वैल्यू क्या लेस देन 1 हो रहा है। आ जाओ चेक करते हैं। हमारे पास ये रिजल्ट था, फिर से इसी रिजल्ट से एक बार चेक कर लेते हैं। तो अभी अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर दूँ, उल्टा कर दूँ, तो 1/mod z इज लेस देन, क्योंकि क्या पता है रेसिप्रोकल करने से साइन भी उल्टा हो जाता है। अभी सर बिल्कुल ठीक है, अभी सर बिल्कुल ठीक है। अब हम इसको लेके आगे बढ़ सकते हैं टू अप्लाई द लॉरेंट सीरीज, टू अप्लाई द लॉरेंट सीरीज एक्सपांशन। ये चीज़ क्लियर रखना दिमाग में। देखो इतना डिटेल में कोई नहीं बताएगा, कोई नहीं समझाएगा इन चीज़ों को, है ना। तो अगर कंसेप्ट अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है चीज़ें, तो एक बार लाइक ज़रूर कर देना, है ना, और शेयर करना अमंग योर फ्रेंड्स, ठीक है। एंड डू नॉट वरी, हम लोग और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस कंसेप्ट को और भी अच्छे से इनहेरिट करने के लिए, ठीक है। आ जाओ तो सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं। चलो तो -1/2 को मैंने साइड कर दिया, है ना, ये वाला टर्म, और इसके अंदर क्या रहेगा, 1 - z/2 होल इनवर्स, है ना। अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं तो ये तो होल इनवर्स हो जाएगा। अरे वही तो चाहिए, वरना मैं इन दोनों को अप्लाई कैसे करूँ, एक्सपांड कैसे करूँ सीरीज को, उसी के लिए तो इतना सब कुछ हो रहा है। चलो फिर है बीच में माइनस साइन है ना, बीच में माइनस साइन मैंने लिख दिया, बहुत बढ़िया। 1/z है, बाहर छोड़ दो, और इसको फिर से ऊपर लेके जाओ, इसको अगर ऊपर लेके जाओ तो ये बन जाएगा 1 - 1/z होल इनवर्स। अभी हम इन दोनों के ऊपर इंडिविजुअली ये सीरीज़ का ये जो एक्सपांशन है ये वाला हम लोग अप्लाई कर देंगे। आ जाओ फिर क्या बनेगा, -1/2 को बाहर छोड़ दो, ज़्यादा नहीं, 3-4 टर्म्स लिखना काफ़ी है, उससे ज़्यादा लिखने का कोई ज़रूरत है नहीं। तो ये क्या बन जाएगा, 1 हमें पता है 1 + z/2 + z²/4 लिख सकते हैं, प्लस z³/8 एंड सो ऑन, और नहीं चाहिए। -1/z इंटू, अभी सेकेंड इसका हम लोग लिख रहे हैं, तो ये होगा 1 + 1/z + 1/z² + 1/z³ प्लस डॉट 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 डॉट। सही है। अब थोड़ा सा इसमें से चीज़ों को एडजस्ट करना है, मतलब कॉमन वगैरह लेके थोड़ा सा एडजस्ट करना है, और कुछ नहीं, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर देना है, ठीक है। मतलब एडजस्ट मतलब
एक काम करते हैं, इसको कुछ इस तरीके से रखते हैं कि अच्छा, अगर मैं इस फर्स्ट पोर्शन को मैं पिक करूं, है ना, तो अगर मैं इनको अगर समेशन के फॉर्म में लिखूं तो -1/2 जैसा छोड़ दिया मैंने। अब इसको मैं समेशन के फॉर्म में लिख देता हूं, ठीक है। देखो समेशन दे दिया मैंने z/2, ठीक है, समेशन z/2 होल टू द पावर n एंड n रन्स फ्रॉम 0 to infinity, ठीक है। देखो n इक्वल्स टू 0 लो, n इक्वल्स टू 0 लेने से एक सेकंड में देख लूँ, 1 मिलेगा, हाँ, क्योंकि एनीथिंग टू द पावर 0 इज 1, तो फर्स्ट टर्म मिल गया। फिर n इक्वल्स टू 1 लेने से सेकंड टर्म मिल जाएगा, n इक्वल्स टू 2 लेने से थर्ड टर्म मिल जाएगा, एंड सो ऑन चलेगा। और सेकंड जो टर्म है, सेकंड जो सीरीज है, उसको भी हम लोग लिखेंगे यूजिंग समेशन। तो मैंने लिख दिया -1/z, और यहाँ पे लगेगा समेशन n रन्स फ्रॉम 0 to infinity, और इसको हम लोग लिख सकते हैं 1/z होल टू द पावर n, 1/z होल टू द पावर n, ठीक है। अच्छा, अब एक काम करता हूँ, और दैट इज ये जो माइनस साइन को मैं बाहर रखता हूँ, और इस 1/2 को अंदर मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, देखो ज़रा देखना, समझना, n रन्स फ्रॉम 0 to infinity, ठीक है। और ये क्या होगा, देखो जब मैं इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, असल में अगर हम इसको देखें, ये है z/2 होल टू द पावर n, ठीक है। ऊपर यहाँ पे देखना कॉर्नर में, जो कि हम लिख सकते हैं z टू द पावर 2n डिवाइडेड बाय 2 to the power n, z टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2 to the power n। अब इसके साथ अगर मैं एक 1/2 को मल्टीप्लाई करूँ, तो नीचे जो है इसके साथ एक 2 और मल्टीप्लाई होगा, और जैसे ही होगा ये बन जाएगा z टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2 to the power n+1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं z टू द पावर n डिवाइडेड बाय 2 to the power n+1। ये मेरा एक टर्म हो गया। दूसरा सेम लॉजिक से जैसे ही मैं इस 1/z को इस टर्म के अंदर, मतलब अंदर लेके जाऊंगा, तो ये क्या बन जाएगा, 1/z टू द पावर n+1। ये बन जाएगा 1/z टू द पावर n+1, एंड n रन्स फ्रॉम 0 to infinity। सर यही तो मेरा लॉरेंट सीरीज का फॉर्म है। अगर तुम लोगों को याद है तो लॉरेंट सीरीज में बिल्कुल इसी तरीके से हमें दो टर्म मिलता था, दो सीरीज मिलता था, और ये हमें 2 सीरीज मिल चुका है, ये हमें 2 सीरीज यहाँ पे मिल चुका है। दैट्स इट, this is the answer, this is the required answer for Lorentz series expansion, this is the required answer for Lorentz series expansion। चलेगा, प्यारा क्वेश्चन था, सही क्वेश्चन था, बहुत सही क्वेश्चन था। चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, दैट इज ये वाला। इसमें थोड़ा सा है चीज़ें, मतलब इन द सेंस डिफरेंट केसेस है और कुछ नहीं, मतलब डिफरेंट रीजन्स है, डिफरेंट केसेस है और कुछ नहीं, ठीक है, लेकिन अप्रोच वही सेम रहेगा। अच्छा, यहाँ पे पहले वो कम कर लो, यहाँ पे क्योंकि फंक्शन जो है, सॉल्यूशन में आ जाता हूँ मैं डायरेक्टली। यहाँ पे फंक्शन जो है एफ जेड, दैट इज z² -1 बाई z+2 इंटू z+3, ये जो है, ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन में इसमें डायरेक्टली, मतलब लास्ट क्वेश्चन में हम लोग जिस तरीके से कर पाए थे ए बी यूज़ किए बिना, इसमें दिक्कत होगा। इसमें हमें ए बी से ही करना है, तो ए बी से ही करके हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, तो वही करना यहाँ पे सही रहेगा। और बाय द वे इसको थोड़ा सा तुम लोगों को देख लेना है, ये फ्रैक्शन में डिवाइड करने का डिफरेंट केसेस जो है, ये तुम लोगों को मिल जाएगा। कौन से चैप्टर में बता देता हूँ, क्लास 12 इंटीग्रेशन में जो पोर्शन था, वो फ्रैक्शनल फॉर्म वाला जो पार्ट था, उसमें इस तरीके से हम लोग जो डिफरेंट केसेस थे हम लोग ब्रेक करते थे, तो उसी को ही यहाँ पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम लोग जब ब्रेक करेंगे, और देखो इसका ब्रेकिंग कैसे होगा, 1 + a/ z+2 + b/ z+3। बेटा इसको याद रखना है, इस टाइप का जो फॉर्म है, और यहाँ पे किस लॉजिक से हम लोग ये कर रहे हैं, दैट इज़ अगर नीचे जो है 2 लीनियर फैक्टर हो एंड ऊपर जो है एक क्वाड्रेटिक फैक्टर हो उसी सेम वेरिएबल का, तो इसका ब्रेकिंग कुछ इस तरीके से होता है। यहाँ पे ये 1 आता है, एंड प्लस a/ एक फैक्टर, b/ दूसरा फैक्टर, इस तरीके से। ओके, तो इसका ध्यान रखना, इसको याद रखना। चलो, इक्वल्स टू, अरे ये क्या हो गया, इक्वल्स टू। अच्छा, अब देखो यहाँ पे हमें सिंपली एलसीएम लेना है, और एलसीएम लेने से हमें मिल जाएगा z+2 इंटू z+3, और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे z+2 इंटू z+3 प्लस a इंटू z+3
प्लस बी इंटू जेड प्लस टू, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल टू, देखो हम लोगों ने कहाँ से स्टार्ट किया था, इससे स्टार्ट किया था, सो दिस इज इक्वल टू दिस। और अगर अब इसका और इसका डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर भी हमेशा सेम ही होगा, इक्वल होगा एब्सोल्युटली। तो यस, दैट मीन्स जेड स्क्वायर माइनस वन इज इक्वल्स टू जेड प्लस टू इंटू जेड प्लस थ्री प्लस ए इंटू जेड प्लस थ्री प्लस बी इंटू जेड प्लस टू, ठीक है। अब क्या करना है, हमें ए बी का वैल्यू चाहिए। ए बी का वैल्यू निकालने के लिए हमें पता है कि क्या करना है, एक बार हमें z का वैल्यू एक बार -3 लेना है ताकि ये वाला टर्म गायब हो जाए और b का वैल्यू हमें मिल जाए, और दूसरी बार हमें z इक्वल्स टू -2 लेना है ताकि b का वैल्यू गायब हो जाए, हमें a का आंसर मिल जाए। इस तरीके से करना है। तो अगर हम वो करेंगे, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि पुटिंग z इक्वल्स टू, पहले सपोज -2 लेते हैं तो z इक्वल्स टू -2 लेने से तुम लोगों को a का वैल्यू मिल जाएगा। ये आराम से तुम लोग कर लेना सिंप्लीफाई, ये मैं क्या ही करूँ, यहाँ पे सिर्फ कैलकुलेशन करना है। एंड z इक्वल्स टू -3 लेने से b का वैल्यू तुम्हें मिल जाएगा -8। सो इससे हम लोग का जो fz है वो fz बन जाएगा 1 प्लस माइनस नहीं प्लस 3 बाई जेड प्लस टू एंड देन -8 बाई जेड प्लस 3, ठीक है। कुछ नहीं किया यहाँ पे, ये जो एफ था यहाँ पे ए और बी का सेट वैल्यू पुट किया और कुछ नहीं किया, चलेगा, है ना। ओके, तो अभी हम लोग का एफ रेडी हुआ। अभी डिफरेंट यहाँ पे रीजन्स के लिए, डिफरेंट रीजन्स के लिए हमें इस फंक्शन को एक्सपांड करना है। और देखो बेटा, देखो समझना कि सर यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलर, अरे इसको जाने दो, ये तो हेडिंग था इसलिए यहाँ पे दिख रहा है, ये इसको जाने दो। यहाँ पे कोई पर्टिकुलर सीरीज मेंशन नहीं किया गया है कि इसको इससे करो उससे करो, ऐसा नहीं है। तो हमें मेरिट पे करना है और समझ के करना है, ठीक है। आ जाओ, मैं एकदम जनरल अप्रोच बताऊंगा, इसी तरीके से करना और कुछ नहीं। कोई तुम लोग को अगर टेलर सीरीज मेंशन है तो उस तरीके से करो, लॉरेंट मेंशन है तो करो, अदरवाइज अभी जो मैं दिखाऊंगा इस तरीके से मैं इसको करूंगा, जिसमें कुछ भी मेंशन अगर ना भी हो तो हम लोग इसी तरीके से करेंगे, बस और कुछ नहीं। तो इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ यहाँ से, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, बहुत बढ़िया, और इसको भी मैं हटा देता हूँ, और इसको हम लोग लेके चले आते हैं। बाय द वे, कंप्यूटर का कोर्स लिया, नहीं लिया तो क्या ही किया, इतना तगड़ा पढ़ा रहा है वो लड़का, बच्चे लोग बिल्कुल पागल हो गए, इतना बढ़िया पढ़ा रहा है वो। तो अगर नहीं लिया तो लाइव कोर्स चलता है कंप्यूटर का, क्लासेस ऑलरेडी लगभग ख़त्म हो चुका है, नहीं कि कुछ क्लासेस बाकी है, लेकिन और भी लाइव आएगा वो कोर्स में, और कुछ कुछ डाउट क्लियरिंग सेशन, प्रैक्टिस से तो कराएगा। और जो भी क्लासेस हो गया उसका रिकॉर्डेड वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है वहाँ पे वेबसाइट पे, लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, तो देख सकते हो। चलो फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, दैट इज mod z लेस देन 2, है ना, mod z लेस देन 2 सर्कुलर रीजन है क्लियरली। तो वर्किंग प्रोसीड्यूर तो बिल्कुल वही सेम रहेगा, एफ जेड इज इक्वल्स टू 1 प्लस, हमें कॉमन लेना है नीचे से चीज़ों को हमें कॉमन लेना है, दिमाग में ये रखते हुए हमें 1 प्लस या फिर 1 माइनस के फॉर्मेट में इसको लिखना है ताकि हम इसको एक्सपांड कर सके, और कुछ नहीं, बस इसको दिमाग में रखते हुए चलो, और कुछ नहीं, सही है, ठीक है। ओके, तो अगर देखो, अगर तुम लोग यहाँ से 2 कॉमन ले लो फॉर एग्जाम्पल, तो ये बन जाएगा 1 बाई जेड प्लस 2, चलेगा। सिर्फ हमें इतना कंफर्म कर लेना है कि मॉड ऑफ जेड प्लस 2, मॉड ऑफ जेड बाई 2 इज लेस देन 1, जो कि डेफिनेटली इससे हमें मिल रहा है कि मॉड ऑफ जेड बाई 2 इज डेफिनेटली लेस देन 1, नो प्रॉब्लम। और इससे अगर हम लोग अगर 3 कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा 1 बाई जेड बाई 3। अब बेटा एक चीज़ समझना कि अगर जेड बाई 2 लेस देन 1 है तो जेड बाई 3 तो लेस देन 1 होगा ही, डेफिनेटली होगा। 2 से डिवाइड करने के बाद अगर लेस देन 1 है तो 3 से डिवाइड करने के बाद और भी उससे तो छोटा ही होगा, तो डेफिनेटली लेस देन 1 होगा। तो ये दोनों ही एक्सेप्टेबल है उस फॉर्मूले को यूज करने के लिए। चलो, और यहाँ पे लिख देंगे कि सिंस मॉड ऑफ जेड बाई 2 इज लेस देन 1 एंड मॉड ऑफ जेड बाई 3 इज ऑल्सो लेस देन 1, ठीक है, और कुछ नहीं।
ओके, तो अब अगर हम इसको एक्सपांड कर दें तो हमें यहाँ पे दिख रहा है एक बाहर 3/2 और इसको ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से -8/3, इसको भी हम लोग ऊपर लेके चले जाएंगे तो इसको हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। अब ये कौन सा फॉर्मूला बना, ये 1 + x का होल इनवर्स का फॉर्मूला बना। तो हमें याद रखना है इसमें साइंस जो है वो अल्टरनेटिव जाएगा, प्लस माइनस करके जाएगा, इसमें प्लस माइनस करके जाएगा। ओके, तो फिर क्या बनेगा, इक्वल्स टू 1 + 3/2 1 - z/2 प्लस z²/2² माइनस z³ 2³ सॉरी एंड सो ऑन माइनस 8/3 ब्रैकेट के अंदर 1 - z/3 प्लस z²/3² माइनस z³/3³। ठीक है, अब इसको वही सेम तरीके से थोड़ा सा कॉमन वगैरह लो, है ना, इसको अरेंज करो, या फिर इसको एक काम और कर सकते हो कि ऐसे भी लिख सकते हो। तो मैं तो बोलूँगा वही प्रेफर करूँगा, जो कॉन्स्टेंट्स हैं उसको सिंप्लीफाई कर लो, एक साथ रख दो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं है अलग से। फिर उसके बाद जो z का जो टर्म है उसका जो कोएफिशिएंट्स है उसको एक साथ कर लो, फिर जो z² का जो टर्म मिलेगा उसका कोएफिशिएंट्स एक साथ कर लो, इस तरीके से z³ का जो मिलेगा कोएफिशिएंट एक साथ कर लो, बस दैट्स इट। इसको फाइनल कर दो आंसर, और कुछ नहीं चाहिए, और कुछ नहीं चाहिए, इसी को फाइनल कर दो, दैट्स इट। यही तो एक्सपांशन होता है ना, यही पावर सीरीज एक्सपांशन होता है, यही सब कुछ है। z के पावर में एक्सपांड करना, या फिर जो वेरिएबल है क्वेश्चन में फंक्शन में उसके पावर में एक्सपांड करना, उसको ही हम लोग पावर सीरीज एक्सपांशन बोलते हैं। बस वही फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, और कुछ नहीं। ठीक है, ओके, सो फिर इसके बाद आ जाता है ये वाला, सेम तरीके से होगा, बिल्कुल सेम तरीके से होगा इसका, है ना। यहाँ तक तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। मतलब अच्छा मैं यहाँ पे दिखाता हूँ साइड में, सेकंड के लिए 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए, मतलब इस वाले के लिए सर यहाँ पे ये एनुलर रीजन होगा, ये तो क्लियर है, रिंग बनेगा डेफिनेटली। ओके, चलो फिर फंक्शन था fz 1 + 3/z + 2 - 8/z + 3। सर अभी कॉमन लेना है, कॉमन लेना है, ठीक है। तो अगर 2 कॉमन लोगे, सही है, तो बनेगा 1/z + 2 सॉरी z/2, सही है। अभी देखो सिचुएशन देखो, यहाँ पे तुम्हारे पास ये रिजल्ट है इस पर्टिकुलर केस के लिए, दैट इज mod ऑफ z इज ग्रेटर देन 2, और इस 2 को अगर इधर नीचे डिवाइड करोगे तो mod ऑफ z/2 इज ग्रेटर देन 1, चलेगा? सर बिल्कुल नहीं चलेगा ये वाला। तो तुम्हें क्या करना होगा, सर इस टर्म से मुझे अब इस z कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेने से बात नहीं बनेगा, 2 कॉमन लेने से बात नहीं बनेगा, मुझे z कॉमन लेना है टू गेट द करेक्ट आंसर, टू गेट द करेक्ट आंसर। वही सेम लॉजिक, वही सेम लॉजिक है 2/z, और जैसे ही तुम्हें 2/z मिलेगा, देखो ये डेफिनेटली 2/z जो होगा वो डेफिनेटली लेस देन 1 होगा, तो हम लोग इसके ऊपर सीरीज एक्सपेंशन लगा सकते हैं, ठीक है। और इस टर्म के लिए 3 कॉमन ले लो, तो 1/z/3, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे तुम्हारे पास ये भी है, दैट इज mod z इज लेस देन 3, डेफिनेटली mod z/3 विल बी लेस देन 1, नो प्रॉब्लम, राइट, एब्सोल्युटली ओके। वही सेम टेक्निक, फिर से वही एक्सपांशन एंड फाइनल आंसर एवरीथिंग कर लोगे, ठीक है। और ये फाइनल वाला ये मैं होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हम लोग सीरीज एक्सपेंशन का ये जो क्वेश्चंस है इनको हम लोग सॉल्व करते हैं। मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बताया, सॉल्व करने के लिए मैंने यहाँ पे करके दिखाया, एंड इनको अच्छे से प्रैक्टिस करो। एंड मैं कुछ और क्वेश्चंस मैं दे देता हूँ प्रैक्टिस के लिए तुम लोगों के लिए, ठीक है। एक सेकेंड, ओके। तो कुछ मैंने क्वेश्चन यहाँ पे रखा है, तो इनको और इनका आंसर्स भी है, मैं मार्क कर देता हूँ। यह है क्वेश्चंस और ये इनके आंसर्स, ठीक है। इनको ज़रूर प्रैक्टिस करना एंड वेरीफाई करना कमेंट में कि सर हाँ सर आंसर्स सब ठीक है, बहुत बढ़िया एक्सेट्रा। तो इस वीडियो को मैं यहीं तक ही रख रहा हूँ, और एक लास्ट जो पोर्शन बाकी रहेगा फ्रॉम कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, दैट इज कॉची रेसिड्यू थ्योरम,
और उसके साथ पोल्स एंड सिंगुलैरिटीज़ का जो है बस वो करने से जो वाला पार्ट हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो लाइक करना, एक शेयर करना अपने फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कर लेना अगर अभी तक नहीं किया तो। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।